24 के चुनाव में चौथा चरण बम्पर वोटिंग के नाम रहा। इसी फेज में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की कई सीटों का फैसला मतदाताओं ने किया। पूरब में हुआ थोक में मतदान बीजेपी की बढ़त में खास अहमियत रखता है। ये गेंद असरदार मुद्दों की देन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे और पांचवें फेज के इलेक्शन में टॉप गियर लगाया था। तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के साथ चुनावी मैदान में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उबाल मारने लगा। छठवें चरण तक पहुंचते पहुंचते ये चुनाव पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिच पर आ गया। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो, रैलियां, उनकी गणना बेमानी सी होने लगी। यहां से मायने सिर्फ जीत के फासले का था। ओडिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे प्रचंड जीत लहराएगी। 13 से 15 सीटें। बीजू जनता दल का सफाया हो रहा है 6 से 8 सीटों पर। यह लैंडस्लाइड है भारतीय जनता पार्टी की। बंगाल का आ गया 21 से 24, पिछली बार 18 थी, ध्यान रखिएगा। 24 सीटें बंगाल में, मतलब बंगाल को तो इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस, ममता बनर्जी बाहरी है, बीजेपी और कांग्रेस साफ। अधीर बाबू अपना चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी खबर है। मुर्शिदाबाद से अधीर बाबू अपना चुनाव हार रहे हैं। 24 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में निकाल लेती है तो 18 से 24 6 सीटों का फायदा होगा। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। देश जानता है ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। एक नाम, उन्हीं का काम और उन्हीं की जयकार। मुद्दा भी वही, नारा भी वही। पूरा चुनाव मोदी में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ प्रचार किया है। बीते 75 दिन में पीएम मोदी ने 206 रैलियां, इवेंट और रोड शो किए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने टीवी चैनल्स को 80 इंटरव्यूज भी दिए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने सिर्फ 142 रैलियां की थी। और अब जब नतीजे के सटीक अनुमान आए हैं तो वो भी मोदी के मन मुताबिक। 24 के फैसले में पूर्वी भारत का योगदान बेहद अहम होता दिख रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में राष्ट्रवाद की लहर चली है। नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 2 यज्ञ एक साथ होने की घोषणा की थी, क्योंकि ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा की 147 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल से सीएम का पद संभाल रहे नवीन पटनायक पर सीधा प्रहार किया। ଏହା ହେଉଛି मोदी गारंटी। और लिख लीजिए 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। नवीन पटनायक पर निशाना साधने के बाद बीजेपी ने ओडिया अस्मिता के मुद्दों को जमकर तूल दिया, जिसकी वजह बने बीजेडी के अघोषित उत्तराधिकारी कहे जाने वाले वीके पांड्या। उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही है भाई। उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। ओडिशा में फैला करप्शन, अमीरी और गरीबी की खाई के चक्रव्यूह में नवीन पटनायक सरकार को फंसाकर बीजेपी ने ओडिशा में सियासी जमीन मजबूत की। बीजेपी का ओडिशा जैसा प्रदर्शन भद्रलोक में भी दिखाई दे रहा है, जहां ममता बनर्जी बनाम मोदी की सीधी टक्कर रही। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप
मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का हाथ छिड़ककर बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। वहीं बंगाल में बीजेपी ने 35 सीटों के पार का लक्ष्य रखा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को टीएमसी की कई कमजोर नस पहले ही पता लग चुकी थी। पश्चिम बंगाल में सबसे अहम मोदी फैक्टर रहा। बीजेपी ने चुनाव में सबसे ज्यादा भरोसा पीएम मोदी की छवि पर जताया। सीएए से भी बंगाल में बीजेपी को वोट में इजाफा मिलता दिख रहा है। उधर सबसे ज्यादा जिस मुद्दे ने बीजेपी के पक्ष में हवा बनाई वो संदेश खाली रहा। संदेश खाली की वारदात से टीएमसी जबरदस्त दबाव में रही। इसके साथ टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने भगवा पार्टी के प्रश्न को मजबूती दी। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का जो दांव चला था वो भी घाटे का सौदा साबित होता दिख रहा है। असल में बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट का वोट बैंक एक ही है। ये अगर आपस में मिलकर चुनाव लड़ते भी तो किसी भी दल को कोई फायदा नहीं हो सकता था। बंगाल का चुनावी इतिहास बताता है कि कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती रही हैं, पर अपने वोट बैंक को कभी ट्रांसफर नहीं करवा पाए। जबकि बीजेपी बीते 15 वर्ष के संघर्ष के बाद बंगाल की सियासी जमीन पर पकड़ मजबूत करती गई। चुनावी आंकड़े से समझिए कैसे ममता बनर्जी का कद घटता गया और बीजेपी मजबूत हुई है। टीएमसी को बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 2009 में 31.2% वोट के साथ 19 सीटें मिली थी। टीएमसी को 2014 में 39.4% वोट के साथ 34 सीटें मिली थी। वहीं 2019 में 43.3% वोट के साथ 22 सीटें मिली। टीएमसी के पक्ष में लगभग 4% मतों का स्विंग दिखा, जबकि पार्टी को 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। दीदी के घटते ग्राफ का पूरा फायदा बीजेपी को मिला। पश्चिम बंगाल में 75% से 80% के छूते हुए मतदान हुआ है, जो साफ जता रहा है कि ममता बनर्जी को लेकर एक नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे 2014-19 का चुनाव, तो 14 के चुनाव में 39% वोट लेके ममता बनर्जी 34 सीट जीती थी और तब भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में 10% का फासला था। 2019 में वो मतों का फासला जो है 3% में रह गया। 2009 में बीजेपी को 6.14% वोट के साथ केवल 1 सीट मिली थी। 2014 में बीजेपी का वोट करीब 10% बढ़कर 16.8% हो गया, लेकिन सीट केवल 2 ही मिली। मगर 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 40.3% हो गया और 18 सीटें मिली। 19 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 23.5% का स्विंग हुआ। पार्टी की सीटों में 2014 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटों की बढ़ोतरी हुई। बीजेपी के इस उभार के पीछे मोदी फैक्टर के साथ ही लेफ्ट कांग्रेस का अर्श से फर्श तक पहुंचना भी रहा। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों दलों को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। 21 के चुनाव को तो 24 का ट्रेलर बताया गया था, जिसकी पूरी फिल्म चौंकाने वाली साबित होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी बंगाल से भी ज्यादा असरदार असम में नतीजे हासिल करती दिख रही है। वहां चुनाव में कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आई। बंगाल और असम के चुनावी मुद्दे मेल खाते हैं, जो सब बीजेपी के नैरेटिव सेट करते हैं। एग्जिट पोल मोदी की हैट्रिक दिखा रहे हैं, जिससे साफ है कि राजनीति में अब जातीय गणित बेमानी है। वंशवाद और क्षेत्रीय अस्मिता की सियासत भी कारगर नहीं। वर्तमान और भविष्य भारत की भलाई करने वालों का है। बिल्कुल पूरा देश भारत का भाग्य बदलने का मादा रखने वाले लीडर की अगुवाई में आगे बढ़ने को तैयार है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मोदी का संकल्प 140 करोड़ भारतवासियों के प्रताप से
साकार होगा।